हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्ट टैक्सेशन का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, जो कि सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 9 को कवर अप करता है। किसी भी असेसी या किसी भी पर्सन का टैक्स लाइबिलिटी अगर आपको जानना है कि यानी कि एक पर्टिकुलर साल में वो कितना टैक्स पे करेगा, तो वो जानने के लिए आपको उसका सिटीज़नशिप देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो असेसी जो है, वो पर्सन जो है, वो इंडिया में टैक्स पे करेगा या नहीं पे करेगा, उसके लिए सिटीज़नशिप का होना ज़रूरी नहीं है। आपको उस पर्टिकुलर असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि कभी कभी फॉरेनर्स को इंडिया में टैक्स पे करना पड़ता है और कभी कभी इंडियन सिटीज़न होने के बावजूद भी उसे इनकम टैक्स इंडिया में नहीं पे करना होता है, क्योंकि ये सब तो डिपेंड करता है उस असेसी के रेसिडेंशियल स्टेटस पे। तो टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको आपका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे निकाल सकते हैं? सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको रूल्स बताता है कि आप किस तरीके से रेसिडेंशियल स्टेटस को निकाल सकते हैं। सबसे पहले रेसिडेंट वर्ड जो है उसका डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में दिया हुआ है। इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि रेसिडेंट वो पर्सन होता है जो सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस एकदम ही डिफरेंट होता है सिटीज़नशिप से। जब हम इंडिया में बॉर्न होते हैं तो हमें इंडियन सिटीज़नशिप मिलती है, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस आपके बॉर्न स्टेटस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि आप इंडिया में कितने दिन प्रेजेंट थे, स्टे कितना था आपका इंडिया में उस पर्टिकुलर ईयर में। असेसी के डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। लाइक असेसी एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, जैसे आप मैं एक नेचुरल ह्यूमन बींग्स होते हैं। असेसी एक फर्म भी हो सकता है, लाइक पार्टनरशिप फर्म्स। असेसी एक कंपनी भी हो सकता है। असेसी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकता है। डिफरेंट कंडीशंस हैं जो हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं उस असेसी के ऊपर, जैसे कि बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशंस सेक्शन 6 में लिखी हुई हैं। वो हम देखेंगे आगे। रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए अलग अलग निकलता है, हो सकता है सेम भी हो, बट डिपेंड करता है कि आपका नंबर ऑफ डेज कितना प्रेजेंट थे आप इंडिया में, स्टे कितना था आपका इंडिया में उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में। लेकिन एक प्रीवियस ईयर में एक ही रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है, दो रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं हो सकते। अगर हमारे पास अलग सोर्सेज ऑफ इनकम है, लाइक मैं जॉब भी करती हूँ, मेरा खुद का बिजनेस भी है, तो मेरा जॉब के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस अलग होगा या बिजनेस के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस अलग होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एक ही हो सकता है, चाहे आपके पास कितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम क्यों ना हो। असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस या तो रेसिडेंट होता है या तो नॉन रेसिडेंट। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कंडीशन पूरा किया या नहीं किया। एक बार आपके ऊपर बेसिक कंडीशन लगाया जाएगा जो कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में लिखी हुई है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। बेसिक कंडीशन अगर आपने पूरा किया तो आप रेसिडेंट हैं, अगर आपने नहीं पूरा किया तो आप नॉन रेसिडेंट हैं। जैसे ही आप रेसिडेंट प्रूव हो जाते हैं तो आपके ऊपर एडिशनल कंडीशंस लगाए जाते हैं। एडिशनल कंडीशंस अगर आप पूरा करते हैं तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होंगे, अगर नहीं पूरा करते हैं तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट माने जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दी हुई है। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगा उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अगर वो इन बेसिक कंडीशन में से, दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन पूरा करे, तो कम से कम एक कंडीशन तो पूरा करना पड़ेगा। क्या है ये कंडीशंस? पहला कंडीशन, एक इंडिविजुअल को कम से कम इंडिया में 182 डेज रहना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में। अगर 182 डेज से ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए। अगर वो 182 डेज नहीं भी है तो दो और कंडीशंस हैं, सेकेंड कंडीशन, जो उसे पूरा करना पड़ेगा। कम से कम उसका स्टे इंडिया में 60 डेज़ का होना चाहिए उस प्रीवियस ईयर में, प्लस लास्ट 4 ईयर्स में उसका स्टे 365 डेज़ का होना चाहिए। नाउ लास्ट 4 ईयर्स मतलब जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम कैलकुलेट करें उसको छोड़ के जो पहले के 4 साल हैं उसमें उसका स्टे 365 डेज़ का होना चाहिए।
तो या तो 182 डेज या तो सेकेंड की दोनों कंडीशन 60 डेज प्लस 365 डेज वाला, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वो पूरा कर सकता है। अगर उसने कंडीशन पूरा कर लिया, असेसी ने कंडीशन पूरा कर लिया, तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। और जैसे ही वो रेसिडेंट माना जाता है हम उसके ऊपर एडिशनल कंडीशन लगाते हैं, जो कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए में लिखी हुई हैं। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन ये कहता है कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट तब मानेंगे जब वो ये दोनों एडिशनल कंडीशन पूरा करेगा। क्या है ये कंडीशन? लास्ट 10 ईयर्स में से कोई भी 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। जिस प्रीवियस ईयर में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको छोड़ के पहले के 10 साल में कोई भी 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए, प्लस लास्ट 7 ईयर्स में उसका स्टे इंडिया में 730 डेज का होना चाहिए। यानी कि जिस साल को आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी के जो 7 ईयर्स है उसमें उसका स्टे 730 डेज का होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन वो पूरा करता है तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट माना जाएगा। अगर दोनों में से सिर्फ एक कंडीशन भी पूरा करता है तो वो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट माना जाएगा, क्योंकि इस एडिशनल कंडीशन में दोनों कंडीशन पूरा करना ज़रूरी है। बेसिक कंडीशन में आपके पास एक ऑप्शन था कि आप दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरा करो, लेकिन एडिशनल कंडीशन आपको दोनों ही पूरी करनी पड़ती है। ये सब था रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ like and subscribe to my channel.